ऋषभ अपने मुंबई ऑफिस के सब काम जल्दी जल्दी निपटाने लगा। उसने जतिन को अपनी जगह मुंबई ऑफिस का सब कार्यभार संभला दिया। जतिन भी जानता था कि ऋषभ की फैमिली को अभी उसकी जरूरत है, इसलिए उसने उसे निश्चिंत होकर जाने के लिए कह दिया। संदीप ने ऋषभ को एक सप्ताह में ही सब काम संभला के आने को कहा था, क्योंकि कुछ दिनों की ही तो बात थी। फिर तो आकांक्षा और उसके होने वाले पति ने मुंबई चले जाना था। आकांक्षा की रजिस्टर शादी की तारीख महीने के आखिरी की ही फिक्स की गई थी। ऋषभ और रिया रविवार की सुबह को बेंगलोर के लिए निकल गए। ऋषभ के लिए संदीप ने पहले से ही नए वाले बंगले को पूरी तरह से तैयार करवा दिया था। ऋषभ और रिया को एयरपोर्ट पर रिसीव करने संदीप और आकांक्षा आए। रिया को उन दोनों से ही मिलकर बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा ने रिया को आगे बढ़कर गले लगा लिया और बहुत प्यार से कहा, वेलकम भाभी। कितना टाइम लगा दिया ऋषभ भैया ने आपको यहाँ लाने में। ऋषभ ने कहा, अब तो ले आया हूँ ना। रिया ने भी आकांक्षा की तरफ देखकर स्माइल किया और आकांक्षा रिया का हाथ पकड़कर कार की तरफ ले गई। आकांक्षा तो बिल्कुल रिया को अपनी छोटी बहन प्रिया जैसी लगी थी। कार ड्राइव करते हुए संदीप ने रिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? रिया ने कहा, नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे इन दिनों में कभी कभी थोड़ी थकान हो जाती है। फ्लाइट में मुझे थोड़ा परेशानी हो रही थी। घर जाकर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ऋषभ ने रिया की तरफ देखकर स्माइल किया और उसे रेस्ट करने का इशारा किया। आकांक्षा ने ऋषभ से कहा कि घर पर भाभी के वेलकम की तैयारी चल रही है। ऋषभ ने आश्चर्य से पूछा, वेलकम की मतलब? हम लोग अभी पापा के घर नहीं, खुद के घर जा रहे हैं। आकांक्षा ने कहा, हाँ भाई, लेकिन बड़ी भाभी आपके ही घर पर हैं। उन्होंने ही छोटी भाभी के वेलकम की तैयारी की है। संदीप ने भी मुस्कुराते हुए कहा, रिया तुम इतने दिन मुंबई में अकेली थीं, अब यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। घर पर समिधा भी तुम दोनों के आने का वेट कर रही है। वो भी बहुत खुश है और अच्छा है। शायद तुम्हें देखकर उसे भी अब फैमिली प्लान करने की इच्छा हो जाए। संदीप की बातें सुनकर ऋषभ के चेहरे पर तनाव उभर आया। रिया ने उसे मिरर में देखकर रिलैक्स होने के लिए कहा। रिया को देखकर ऋषभ के चेहरे पर स्माइल आ गई। 1 घंटे बाद वो लोग ऋषभ के घर पहुंचे। आकांक्षा ने रिया का हाथ पकड़कर आहिस्ते से उतारा और ऋषभ और संदीप के साथ उसे लेकर घर के द्वार तक आई। ऋषभ अंदर जाने लगा तो संदीप ने उसे रोका और कहा, अरे अरे रुको तुम, और खुद अंदर जाकर समिधा को लेकर बाहर आया। समिधा ने ऋषभ और रिया की आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। आकांक्षा भी द्वार रोककर खड़ी हो गई। उसने कहा, भैया जब आप दोनों की शादी हुई तो मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन आज आप पहली बार भाभी को लेकर घर आए हैं। लाइए मेरा नेक दीजिए, फिर ही अंदर जाने दूंगी। रिया भी आकांक्षा का बचपना देखकर हंस दी। ऋषभ ने प्यार से पूछा, बोल क्या चाहिए तुझे? आकांक्षा ने रिया और ऋषभ दोनों का हाथ पकड़कर कहा, आप दोनों का खूब सारा प्यार एक वो ही चीज है जिसके लिए मैं बचपन से तरसी हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी भाभी हमें जल्दी ही एक अच्छा सा गिफ्ट देने वाली हैं। आकांक्षा की बात सुनकर सब हंस दिए। रिया ने आगे बढ़कर आकांक्षा को गले लगाया और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरकर कहा, आकांक्षा दी, आपके भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे तो आप में अपनी छोटी बहन प्रिया ही नजर आ रही है। ऋषभ ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर आकांक्षा को दे दिया। उसमें डायमंड के इयररिंग्स थे। आकांक्षा गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो गई। उसने दोनों को थैंक्स कहा। आकांक्षा को ऋषभ से गिफ्ट मिलता देख समिधा ने कहा, अरे वाह, आकांक्षा के तो मजे हैं, बढ़िया गिफ्ट मिला। ऋषभ, ओह सॉरी देवर जी, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए? ऋषभ कुछ कहता उससे पहले ही रिया ने मुस्कुराते हुए समिधा की आंखों में देखकर कहा, आपके लिए गिफ्ट? आप तो हमसे बड़ी हैं, आपसे तो लेने का हक है। और ऋषभ की तरफ आंख से कुछ इशारे में कहा और दोनों समिधा के पांव छूने के लिए झुक गए। सिर झुकाकर रिया ने कहा, बड़ी भाभी आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों का प्यार यूं ही बना रहे और ऋषभ मुझे 7 जन्मों तक पति के रूप में मिले। समिधा एकदम से सकपका गई, फिर संभल कर बोली, अरे रिया तुम नीचे मत झुको, तुम्हें इस हालत में नहीं झुकना चाहिए। वैसे भी ऋषभ भी मुझसे उम्र में 1 साल बड़ा है।
रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, ऋषभ आपसे भले उम्र में बड़े हैं, पर संदीप भैया से शादी होने के कारण अब आप ऋषभ से पद में बड़ी हैं। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता ऋषभ को अपनी बड़ी भाभी के पांव छूने में कोई दिक्कत होगी। वैसे भी हमारे यहाँ तो बड़ी भाभी माँ के समान होती है। आज आपने ही हमारी द्वार आरती की थी, तो ऋषभ और मैं आपके पांव छूकर आपका आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं। क्यों ऋषभ, सही कहा ना मैंने? ऋषभ रिया की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल सही कहा। भाभी तो माँ के समान होती है, तो उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। पहले भले चाहे आप मेरी दोस्त रही हो, हम एक क्लास में पढ़े हों, लेकिन अब आप संदीप भैया की पत्नी हैं। और वैसे मुझे भी सिर्फ रिया ही 7 जन्मों तक मेरी अर्धांगिनी चाहिए, तो इसके लिए तो मैं जरूर बड़ी भाभी से आशीर्वाद लूंगा। रिया और ऋषभ की बातें सुनकर समिधा का दिल गुस्से से सुलगने लगा, पर वो खुद को संयमित करके बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अब सब लोग क्या गेट पर ही बातें करेंगे, अंदर भी आ जाओ। समिधा, आकांक्षा और रिया अंदर आ गए। ऋषभ ने संदीप से पूछा, भैया, मॉम और पापा उन्हें पता है ना हम आज आने वाले हैं? संदीप ने सिर्फ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, चल अंदर चल। सब चले गए। समिधा रिया को नीचे के बेडरूम में छोड़कर आ गई और उसे थोड़ी देर सो जाने के लिए कहा। बाहर आकर उसने ऋषभ से कहा, वो सफर से थक गई थी, नीचे वाले बेडरूम में ही सो गई है। फिर संदीप से बोली, दोपहर के खाने की तैयारी गीता कर रही है। मैंने यहाँ पर घर के काम के लिए उसी को रख दिया है और उसे सब समझा भी दिया है। वो रिया का अच्छे से ख्याल रखेगी। अब आप भी शाम के प्रोग्राम का अरेंजमेंट देखा हो, फिर 2 बजे सब लंच कर लेंगे। तब तक रिया का भी रेस्ट हो जाएगा। संदीप ने ओके कहा और ऋषभ से बोला, तू भी जब तक थोड़ी देर आराम कर ले। ऋषभ ने हाँ कहा और वो फर्स्ट फ्लोर पर बने बेडरूम में चला गया। समिधा ने आकांक्षा से कहा कि वो ज्वेलर के यहाँ से रिया के लिए कंगन ले आए। ऑर्डर अब तक तैयार हो गया होगा। संदीप ने निकलते हुए कहा कि आकांक्षा, तू मेरे साथ ही चल, हम रास्ते में ही रिया का गिफ्ट ले लेंगे। दोनों को जाते हुए देखकर समिधा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। समिधा ने जब उन दोनों की कार को बंगले से जाते हुए देखा तो हंसते हुए ऊपर ऋषभ के बेडरूम में आ गई। रिया थकान के कारण सच में सो चुकी थी। समिधा ने ऋषभ के बेडरूम में देखा, ऋषभ नहीं है। फिर उसे बाथरूम से आवाज आई। समिधा ने ऋषभ का बैग ओपन किया और उसमें से उसके लिए कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए और वहीं लेटकर ऋषभ के बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें से रिया बाहर निकल कर आई। रिया को देखकर समिधा एकदम घबराकर बेड पर से उठकर बैठ गई। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, बड़ी भाभी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? समिधा ने घबराते हुए कहा, मुझे लगा तुम नीचे सोई हो, ऋषभ को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैं ऊपर रूम में देखने आई थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, ऋषभ की हर जरूरत का ख्याल मैं रख लेती हूँ भाभी, आप परेशान मत होइए। इतने में समिधा ने देखा ऋषभ भी बाथरूम से निकल कर आ रहा है। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मन ही मन में सोचा, ये दोनों इतनी देर से एक साथ बाथरूम में क्या कर रहे होंगे? इस रिया ने ऐसा क्या जादू चलाया है मेरे ऋषभ पर? उसे अपनी सोच में खोया देखकर रिया ऋषभ की तरफ देखकर बोली, भाभी आप चौंकिए मत, ऋषभ का मेरे बिना कुछ भी नहीं चलता है। उन्हें तो अपने छोटे छोटे काम के लिए मेरी जरूरत पड़ती है। और रिया ने ऋषभ की आंखों में देखकर शर्माने की एक्टिंग करने लगी। ऋषभ ने समिधा से कहा, भाभी यदि आपको कुछ काम नहीं हो तो हम दोनों थके हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें। समिधा ने जब ऋषभ के मुंह से फिर से भाभी शब्द सुना तो गुस्से में वो ऋषभ के पास आई और रिया को बिल्कुल इग्नोर करके ऋषभ को कस के गले लगा लिया। आंखों में आंसू भरकर बोली, आई एम सॉरी ऋषभ, मेरी एक गलती के लिए तुम मुझे ऐसे सजा दोगे क्या? मैं तुम्हारी वही पुरानी समिधा हूँ जिस पर तुम जान देते थे। तुम्हें ध्यान है आज जैसे तुम रिया के साथ हो, हमने भी कितना प्रेसियस टाइम एक साथ रहकर बिताया है। मुझे अब भी हर पल तुम्हारे साथ के वो लम्हे याद आते हैं। आई मिस यू सो मच। मैंने जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लिया जिसके कारण मैं आज भी पछता रही हूँ, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऋषभ ने समिधा को खुद से एक झटके से अलग किया
और गुस्से में बोला, एनफ, दूर रहो मुझसे। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? घिन आती है मुझे कि मैंने कभी तुम जैसी औरत से कोई रिश्ता रखा। अगर रिश्ते की मर्यादा ना होती तो मैं आज ही संदीप को बोलकर तुम्हें घर से निकलवा देता। आज के बाद कभी ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ। उसके अलावा मेरी जिंदगी में ना कोई लड़की है, ना कभी और कोई होगी। तो अपने मन से ये वाहियात ख्याल निकाल दो और आइंदा से मेरे बेडरूम में आने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे घर में मेहमान हैं। बाहर बैठक में बैठिए। इस रूम के अंदर आने का अधिकार सिर्फ मेरा और मेरी रिया का है। इतना कहकर ऋषभ बालकनी में चला गया। रिया ने समिधा से कहा, तुम्हारे रंग तो मैं तुमसे पहली नजर में मिलते ही पहचान गई थी। जिस तरह तुम द्वार आरती के समय ऋषभ को घूर रही थी। अब मेरी एक बात याद रखना, ऋषभ ने मुझे तुम दोनों के रिश्ते का हर सच बताया है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस टाइप की इंसान हो। तो आगे से ये सब ड्रामा करके हम दोनों के बीच आने की कोशिश भी मत करना। मेरे पति पर आने वाली हर बला से उन्हें बचाना ये मेरा पत्नी धर्म है और मैं उन्हें हर हाल में बचा लूंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचा पाएगा, ये सोच कर रखना। आज के बाद ये फिल्मी हरकतें करने की कोशिश भी मत करना। ये ऋषभ के कपड़े बेड पर निकाल करके रखना और हमारे बेड पर लेटकर उसके बाहर आने का इंतजार करना। अपनी मर्यादा बनाए रखोगी तो मैं बाहर के सब जनों के सामने तुम्हारी इज्जत बनाए रखूंगी। वरना मैं कोई आदर्श बहू का मेडल लेने तो यहाँ नहीं आई हूँ। मैं अपनी करने पर आई तो ऋषभ तो क्या, तुम संदीप भैया की जिंदगी से बाहर हो जाओगी। नाउ लीव अवर रूम। समिधा गुस्से में ऋषभ और रिया के बेडरूम से बाहर आ गई। रिया ने ऋषभ को बाहर बालकनी में चेयर पर बैठते हुए पूछा, आप ठीक हैं ऋषभ? उसने हम कहा। ऋषभ ने कहा, रिया, आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम्हें ये सब स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। हम कल ही वापस मुंबई लौट जाते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ। रिया ने प्यार से ऋषभ का हाथ पकड़कर कहा। ऋषभ, उस एक समिधा जैसी लड़की के लिए आप संदीप भैया, आकांक्षा और अपने मम्मी पापा सबके प्रति अपने फर्ज भूल जाओगे क्या? समिधा के लिए तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ और मेरे साथ तो आप भी हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम यहीं रहेंगे और देखना सब जल्दी ठीक होगा। वैसे भी अच्छा ही हुआ, आज पहले दिन ही समिधा ने अपने असली रंग दिखा दिए। अब कम से कम आप और मैं उससे कॉन्शस तो रहेंगे। ऋषभ ने रिया से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे समझ आया कि समिधा के इंटेंशन सही नहीं है? रिया ने कहा, ऋषभ, मैंने द्वार आरती के समय उसको आपकी तरफ बहुत अजीब तरीके से घूरते हुए देखा था। उसके बाद जब उसने आकांक्षा की ही तरह आपसे गिफ्ट मांगा तो मैंने जानकर उसे हमारी जोड़ी बनी रहे ऐसा आशीर्वाद देने के लिए कहा। उसने जैसे रिएक्ट किया उससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि उसकी भावना सही नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऊपर बेडरूम में आना चाहा तो उसने मुझे मेरी प्रेगनेंसी की हालत का कहकर नीचे गेस्ट रूम में भेज दिया और गीता से कहकर जबरदस्ती एक गिलास ऑरेंज जूस पिलवाया। मैं उसके बाहर हॉल में जाते ही ऊपर के बेडरूम में आई। मुझे लगा उसने यहाँ भी कुछ करके तो नहीं रखा आपके लिए, लेकिन ऊपर के रूम में मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखी। अचानक से मेरा जी खराब होने लगा। मैं फटाफट से बाथरूम में गई। मुझे वोमिट हो गई तो थोड़ा ठीक लगने लगा। इतने में आप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने के लिए आए। आपने मुझे वहां देखकर पूछा तो मैंने आपको सब बता दिया कि मेरा जूस पीने के बाद जी खराब हो रहा था। इतने में बेडरूम का गेट खुलने की आवाज़ आई तो मुझे समिधा का माइंड किस तरह चल रहा है समझ आया। सब बताकर रिया ने ऋषभ को अंदर आने के लिए कहा। दोनों अंदर आकर लेट गए। ऋषभ ने कहा, रिया, तुम समिधा से बचकर रहना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही है। रिया ने कहा, डोंट वरी ऋषभ, मैं स्ट्रांग हूँ, अब रेस्ट कर लीजिए। दोनों थोड़ी देर सो गए। 1 बजे ऋषभ के फ़ोन में अलार्म बजी तो दोनों की नींद खुल गई। ऋषभ ने रिया को हक करके प्यार से उसका माथा चूम लिया। दोनों फिर रेडी होकर नीचे आ गए। संदीप और आकांक्षा आ चुके थे और बाहर गार्डन में कुछ लोगों के साथ मिलकर डेकोरेशन करवा रहे थे। ऋषभ ने पूछा, भैया ये सब क्या है? संदीप ने हंसते हुए कहा, हमारी रिया और आने वाले बच्चे के लिए
वेलकम पार्टी और बेबी शावर रखा है। आज शाम को सबको पता चलना चाहिए ना, कपूर खानदान में नया मेहमान आने वाला है। संदीप का उत्साह देखकर रिया और ऋषभ दोनों मुस्कुरा दिए। इतने में ऋषभ के मम्मी पापा भी गेट से अंदर आते हुए नजर आए। पीछे पीछे समिधा भी आ रही थी। ऋषभ और रिया ने आगे बढ़कर उन दोनों के पांव छू लिए। रिया जैसे ही पांव छूकर ऊपर उठी, ऋषभ के मम्मी पापा दोनों रिया का चेहरा देखकर चौंक गए। दोनों ने एक साथ कहा, क्या तुम रत्ना की बेटी हो? बिल्कुल वही का वही चेहरा जैसी वो दिखती थी। रिया ने हाँ में सिर हिला दिया और पूछा, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, लेकिन आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? ऋषभ की माँ ने आगे बढ़कर रिया को गले लगा लिया और ऋषभ के पापा की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने रिया के सर पर प्यार से हाथ रख दिया। रिया कंफ्यूज सी दोनों की तरफ देख रही थी। ऋषभ की माँ ने थोड़ा संभल कर कहा, कितनी देर कर दी बेटा अपने घर आने में? घर के बाकी जने सब आश्चर्य से ऋषभ के मम्मी पापा की तरफ देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। सबसे ज्यादा जिसे शौक लगा था वो थी समिधा, जो मुंह बनाए उनके पीछे खड़ी आश्चर्य से सब देख रही थी। ऋषभ की माँ ने सबको बैठने के लिए कहा और बताने लगी, ये सन 1984 की बात है। तब हम लोग दिल्ली में पंजाबी मोहल्ले में रहते थे। हम लोगों के पास उस वक्त ये कंपनियां, ये दौलत नहीं थी। खुद का छोटा सा व्यापार था। मैं, तुम्हारे पापा और संदीप, यही हम तीनों का परिवार था। तुम्हारे दादा दादी तो रहे नहीं थे और बुआ की शादी हो चुकी थी। वो लंदन में रहती थी। वहीं हमारे घर के पास रत्ना रहती थी अपने पति रंजीत सिंह के साथ। वो बहुत खुश थी। रंजीत भैया एक फैक्ट्री में काम करते थे। आते जाते मेरी रत्ना से बहुत बार बात हो जाती। उसका स्वभाव बहुत अच्छा और मिलनसार था। फिर एक दिन मुझे पता पड़ा मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। ऋषभ तब मेरे पेट में आया था। 3 महीने का ही वक्त हुआ था। एक दिन दिल्ली में दंगे भड़क गए। तुम्हारे पापा काम पर गए हुए थे। पीछे से खबर आई कि शहर में बवाल हो चुका है। मैं घर में अकेली थी। बहुत घबराहट हो रही थी। गेट पर आकर तुम्हारे पापा की राह देखने लगी। तभी बहुत सारे दंगाई हमारे मोहल्ले में घुस आए और घरों को आग लगाने लगे और लोगों को मारने लगे। रंजीत भैया और रत्ना अपना जरूरी सामान समेटकर घर छोड़कर भाग रहे थे। उनके घर में भी दंगाइयों ने आग लगा दी थी। वो लेकिन पीछे से बच निकले। बाहर जाते समय रत्ना का ध्यान मुझ पर पड़ा। रत्ना अपने पति का हाथ छुड़ाकर मेरे पास भागकर आई और संदीप और मेरा हाथ पकड़कर भागने लगी। मैंने कहा कि मेरे पति नहीं आए हैं, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, यहाँ ये दंगाई क्या करेंगे तुम्हारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे साथ 2 जान और जुड़ी हैं। अभी हमारे साथ चलो, बाद में तुम्हारे पति को भी ढूंढेंगे। हम दोनों रंजीत भैया के पीछे पीछे बहुत मुश्किल से वहां से बचकर निकल गए। हम लोग 2-3 दिन ऐसे ही छुप के बचते रहे और जैसे तैसे दिल्ली से निकलकर राजस्थान पहुंच गए। वहां हमने एक गांव में शरण ली। मैं तुम्हारे पापा से अलग हो जाने के कारण दिन रात रोती रहती। वो मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ का समय था। लेकिन रत्ना ने, जो खुद बहुत मुश्किलों का सामना कर रही थी, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे हमेशा समझाती, संदीप का ख्याल रखती, मेरे होने वाले बच्चे का वास्ता देकर मुझे संभलने के लिए बोलती। रंजीत भैया का काम तो बंद हो ही चुका था। 2 वक्त खाने तक की तकलीफ थी। रंजीत भैया और रत्ना वहीं एक खेत में मजदूरी का काम करने लगे। 4 महीने ऐसे ही निकले, लेकिन रत्ना ने मेरा इस वक्त में बहुत ख्याल रखा। मैं संदीप के साथ घर में ही रहती। रंजीत भैया भी कुछ वक्त निकल जाने के बाद माहौल ठीक हुआ तो दिल्ली निकल गए। उन्होंने वादा किया कि वहां जाकर वो तुम्हारे पापा का पता लगाएंगे। मेरा प्रेगनेंसी का वक्त पूरा होने को आया था। हम तीनों को उन्होंने यहीं इसी गांव में रुकने को कहा। रत्ना अब भी खेतों में जाकर मजदूरी करती। उसी के सहारे मेरे दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और ऋषभ का जन्म हुआ। मुझसे ज्यादा खुश रत्ना थी। पूरे गांव में संदीप के साथ जाकर वो गुड़ बांट के आई। मेरी हालत उस वक्त बहुत कमजोर थी। ऐसे में दिन में खेतों में मजदूरी, सुबह शाम घर का काम और रात में ऋषभ को संभालना, सब रत्ना बिना किसी शिकायत के मुस्कुराकर करती। ऋषभ ने तो उसे बहुत जुड़ाव हो गया था। बीच बीच में रंजीत भैया आते रहते। ऐसे ही ऋषभ 6 महीने का हो गया। एक दिन रंजीत भैया तुम्हारे पापा को लेकर गांव आए
तुम्हारे पापा जब उस दंगे वाले दिन घर लौटे तो पूरा घर जला हुआ मिला। उस दिन मोहल्ले में बहुत से लोग जलकर मारे गए थे, जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। तुम्हारे पापा को लगा कि उन्होंने मुझे और संदीप को हमेशा के लिए खो दिया है। वो कुछ दिन दिल्ली रुके, लेकिन जब हमें पाने की उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई तो वो दिल्ली छोड़कर मुंबई चले आए। यहाँ उन्होंने कुछ दिन काम किया और फिर अपना व्यापार शुरू किया। रब की मेहर से वो बहुत अच्छा चल निकला और 1 साल में तुम्हारे पापा ने व्यापार में बहुत नाम भी कमाया। रंजीत भैया कुछ काम से मुंबई गए हुए थे और किस्मत की बात कि दूसरे दिन बाजार में इन्हें तुम्हारे पापा दिख गए। भैया ने सब बात इन्हें बताई। ये लोग तुरंत राजस्थान आने के लिए निकल गए। जब मैंने इन्हें मेरे सामने देखा तो मेरी आंखें खुशी से बहने लगीं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस जन्म में फिर तुम्हारे पापा से मिल पाऊंगी। ये मुझे ऋषभ और संदीप को लेकर मुंबई आना चाहते थे। हमसे अलग होने की बात सुनकर रत्ना का तो रो रो कर बुरा हाल था। फिर तुम्हारे पापा ने रंजीत भैया को भी मुंबई चलने के लिए मनाया और हम सब मुंबई आ गए। यहाँ रंजीत भैया ने भी तुम्हारे पापा की मदद से अपना व्यापार शुरू किया। तुम्हारे पापा का काम बढ़ता गया और फिर इन्होंने बेंगलोर में अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया। हम लोग यहाँ चले आए। साल में एक बार मैं रत्ना से मिलने जरूर जाती थी। इस वक्त के दौरान उसे 2 बेटियां हुईं। एक बार जब मैं रत्ना से मिलने गई हुई थी तो मुझे रत्ना के घर में कोई और औरत मिली। पता पड़ा रंजीत भैया ने दूसरी शादी कर ली है और रत्ना उन्हें छोड़कर कहीं चली गई है। मैंने और तुम्हारे पापा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन रत्ना हमें फिर कभी नहीं मिली। हमें लगा कि वो शायद मुंबई छोड़कर कहीं और चली गई होगी। मुझे उस पर गुस्सा भी था। इतना बड़ा हादसा उसके जीवन में हुआ। उसने मुझे एक बार तो अपना समझकर बताया होता या मेरे पास आई होती, पर आज इतने बरस बाद भगवान ने मेरी सुन ली। रिया को देखा तो मैं एकदम चौंक गई। ऐसे लगा जैसे 25 साल पहले की रत्ना ही मेरे सामने खड़ी है, हूबहू वैसी की वैसी। मिसेज कपूर की बातें सुनकर सब इमोशनल हो गए। रिया को भी इन सब बातों का कोई पता नहीं था। उसकी माँ ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। थोड़ा संभल कर ऋषभ की माँ बोली, अभी कहाँ है रत्ना, कैसी है वो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रिया ने अपने मोबाइल से माँ का नंबर डायल किया और मिसेस कपूर की तरफ बढ़ा दिया। रिया की माँ ने रिया का नंबर देखा तो खुश होकर बोली, बेटा तू पहुँच गई बेंगलोर, सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मिसेस कपूर ने कहा, रत्ना मैं गीता बोल रही हूँ। पहुँच गई रिया आराम से। इतना कहते कहते उनकी आंखें आंसू बहने लगी। रत्ना जी भी गीता की आवाज़ सुनकर चौंक गई। फिर उन दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुईं और इतने सालों के गिले शिकवे दूर हो गए। रत्ना जी ने पक्का वादा किया कि वो बेंगलोर जरूर आएंगी। ऋषभ के पापा मम्मी ने ऋषभ, संदीप और आकांक्षा से कहा कि आज थोड़ी देर पहले संदीप ने हमें यहाँ रिया से मिलने आने के लिए कहा था। बेटा आकांक्षा ने जो किया उसके बाद हमें हमारी गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारे सामने आने में संकोच भी था। हम अपने जीवन की खुशियाँ पैसों में तलाशते रहे और अपने ही बच्चों से दूर हो गए। हम जिसे तुम्हारे करियर के लिए तरक्की मानते थे, उसके कारण तुम बच्चे ही एक दूसरे से दूर हो गए। गलतियां तो हमसे हुई हैं और कोशिश करेंगे कि आगे तुम सबको तुम्हारे हिस्से का प्यार दे सकें। तीनों भाई बहन अपने माता पिता के गले लग गए। ये सब समिधा को तमाशे की तरह लग रहा था। वो मुंह बनाए इधर उधर देख रही थी। ये क्या मेलोड्रामा चल रहा है। थोड़ी देर में जब सब हंसी मजाक करने लगे तो उसने कहा, चलिए सब खाना खा लेते हैं, लंच रेडी है। समिधा की बात सुनकर सबको ध्यान आया कि हाँ, खाना तो खाया ही नहीं है। आज बरसों बाद पूरा परिवार एक साथ एक टेबल पर लंच कर रहा था। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। कपूर परिवार में इतनी खुशियां कभी नहीं आई थीं। इन सब में सिर्फ एक इंसान ऐसी थी जिसके दिल में तूफान उठ रहे थे। समिधा को लग रहा था आज जैसे रिया के आ जाने से सब कुछ पलट गया है। जो कल तक घर वालों के लिए भी एक सड़क छाप लड़की थी, वो आज उनकी आंखों का तारा बन गई है। सबने लंच के बाद रिया को रेस्ट करने के लिए कहा और मिलकर उसके बेबी शावर की तैयारी करने लगे।
आज का फंक्शन पूरे कपूर खानदान के लिए खास जो था। गीता जी ने मन ही मन सोच लिया था, रत्ना के प्यार को वो दोगुना करके रिया और उसके बच्चे को लौटाएगी। रत्ना ने जो उनके लिए किया उससे ऊरड़ तो नहीं हो सकती, लेकिन रिया को बेशुमार प्यार कर वो रत्ना को सुकून जरूर दे पाएंगी कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। रिया अपने रूम में आकर थोड़ी देर बैठ गई। कुछ समय बाद ऋषभ भी आया। उसने रिया को हक करके कहा, रिया हाउ स्वीट इज इट, ना कि हमारी फैमिली एक दूसरे को इतने सालों से जानती है। मैं शायद तुमसे बचपन में मिला ही होऊंगा, लेकिन उस टाइम तो तुम नैपी पहनती होगी और छोटी सी रिया की नाक बहती होगी। इतना कहकर ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। रिया ने गुस्सा करते हुए कहा, ऋषभ क्यों चिढ़ा रहे हो मुझे, तुम्हें जब कुछ याद ही नहीं है। ऋषभ ने रिया के दोनों गालों को हाथ से पकड़कर कहा, जब गुस्सा होती हो तो ये प्यारा सा चेहरा लाल हो जाता है, तुम्हारा बिल्कुल टमाटर जैसी लगती हो। रिया ने ऋषभ को गुस्से से घूरा तो उसने कान पकड़कर सॉरी बोलने का इशारा किया और रिया को हक करके बैठ गया। फिर बोला, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे कारण आज मेरा परिवार एक हुआ। तुम्हें जिस तरह माँ और पापा ने स्वीकार किया वो देखकर मेरी सारी चिंता मिट गई। अब मैं सुकून से ऑफिस का सब काम संभाल पाऊंगा। रिया ने ऋषभ को देखकर स्माइल दिया। इतने में रिया के पेट में बेबी ने मूवमेंट किया। रिया ने ऋषभ का हाथ अपने पेट पर रखा। बेबी फिर से हिला। इस बार ऋषभ ने भी महसूस किया। वो भी बहुत एक्साइटेड होकर बेबी के मूवमेंट को फील करने लगा। उसने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू रिया, मेरे जीवन में इतनी खुशियां लाने के लिए। रिया भी मुस्कुरा दी। दोनों कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर शायद किसी ने गेट पर नॉक किया। ऋषभ ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर ऋषभ की माँ आकांक्षा और समिधा खड़े थे। वो तीनों अंदर आ गए। समिधा सबसे पीछे थी। वो फिर से ऋषभ के बेडरूम में थी, जहां से कुछ देर पहले उसे अपमानित करके बाहर निकाला गया था। वो फिर से अंदर आई थी और जानती थी इस बार रिया या ऋषभ कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता। समिधा मौके का फायदा उठाते हुए आकांक्षा और माँ के पीछे खड़ी हो गई ऋषभ के पास। गीता जी ने रिया की एक बहुत सुंदर सी साड़ी दी और कहा, बेटा आज शाम के फंक्शन में तुम ये साड़ी पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये तुम्हारे लिए है। कहकर गीता जी ने रिया के हाथ में 2 जड़ाऊ कंगन पहना दिया। रिया ने संकोच से कहा, माँ ये किस लिए? गीता जी ने रिया के सर पर हाथ फेर कर कहा, ये मेरी बेटी के लिए, पहनेगी ना? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। वो रिया से बच्चे के बारे में पूछने लगी। इधर आकांक्षा अपने फोन पर मैसेज में बिजी थी। समिधा ने ऋषभ के कान में धीरे से कहा, कितना स्पेशल फील कर रही होगी ना रिया, बच्चे के कारण सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं भी ऐसा ही फील करना चाहती हूँ। ऋषभ ने ताना मारते हुए कहा, उसके लिए मैं आज ही संदीप भैया से बात करता हूँ। समिधा ने चिढ़कर कहा, वो क्या मुझे ये खुशी देगा? मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ। फिर से सब पहले की तरह और ऋषभ की तरफ देखकर आंख मार दी। ऋषभ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो समिधा ने कहा, क्यूट लग रहे हो। आज रात को फंक्शन खत्म होने के बाद तुम मुझे छत पर मिलोगे। ऋषभ ने गुस्से से मुंह फेरते हुए कहा, नेवर। समिधा हंसते हुए धीरे से बोली, आ जाना, कुछ पाने का हक तो मेरा भी है। नहीं आए तो मुझे गलती से संदीप को बस अपनी नजदीकियों के कुछ फोटो दिखा देने हैं। फिर मनेगी दिवाली तुम्हारे घर में बिना पटाखों के, पर धमाके जोरदार होंगे। ऋषभ ने गुस्से से समिधा को देखा तो समिधा ने कहा, धमकी मत समझना, तुम्हें पाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और अपनी सो कॉल्ड बीवी को इस बारे में कुछ मत कहना। समिधा की बातें सुनकर ऋषभ के चेहरे पर बेचैनी के भाव आ गए। थोड़ी देर बाद रिया को आराम करने का कहकर सब रूम में चले गए। रिया ने ऋषभ से पूछा, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? ऋषभ उलझन में था। रिया को सब बताए या खुद ही समिधा से निपटे। फिर कुछ सोचकर रिया को उसने सब बात बता दी। रिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, कोई बात नहीं, आप जरूर जाइएगा, उससे मिलकर पता तो चले वो चाहती क्या है, बाकी मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। रिया के शब्दों से ऋषभ को थोड़ा आश्वासन मिला। शाम को 7 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ।
बहुत सारे मेहमान आए थे। गीता जी सबसे रिया को बड़े प्यार से मिलवा रही थीं। फिर पंडित जी ने पूजा कार्यक्रम शुरू किया। घर और परिवार की सब औरतों ने रिया की गोद भराई की और उसके होने वाले बच्चे को ढेरों आशीर्वाद दिए। सब बहुत खुश थे। मिस्टर कपूर भी आज अलग ही उत्साह में अपने दोनों बेटों के साथ सब मेहमानों से मिल रहे थे। समिधा के मॉम डैड भी आए। संदीप ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। कपूर साहब भी उनसे गले मिले। समिधा के पिताजी ने इधर उधर की बातों के बाद सीधा संदीप से पूछा, बेटा लंदन कब जा रहे हो वापस? उनके मुंह से ये बात सुनकर संदीप चौंक गया। समिधा के पिता ने बात संभालते हुए कहा, वो समिधा बेटी ने मुझे बताया था कि ऋषभ के बेंगलोर आने के बाद यहाँ की बागडोर वही संभालेगा और तुम अपना सपना पूरा करने लंदन जाना चाहते हो। संदीप और ऋषभ के बीच इस बारे में बात हुई थी, लेकिन कपूर साहब को कुछ नहीं पता था कि संदीप लंदन जाना चाह रहा है। उन्होंने संदीप की तरफ हैरानी से देखा तो संदीप कुछ कहने वाला था। इसके पहले ही कपूर साहब समिधा के डैड से बोले, संदीप कहीं नहीं जा रहा। हमारा परिवार बहुत सालों बाद एक हुआ है। मैंने पूरा जीवन व्यापार में लगा दिया और अपने बच्चों तक से दूर रहा। अब संदीप का हर सपना मैं जरूर पूरा करूंगा, लेकिन यहाँ मेरी आंखों के आगे मेरा बच्चा मुझे छोड़कर अब कभी बाहर नहीं जाएगा। और वैसे भी ऋषभ के बाद संदीप को भी हमें पोते पोतियों का सुख देना है भाई साहब। मेरे बच्चे अब मेरे ही साथ रहेंगे हमेशा। संदीप बचपन से अपने पिता के जिस प्यार की कमी महसूस करते आया था, आज कपूर साहब की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाकर कहा, कहीं नहीं जाऊंगा डैड, आपके साथ ही रहूंगा हमेशा। आपका प्यार मिले उसे तो मेरे जीवन का कोई सपना ही नहीं है। कपूर साहब भी संदीप की पीठ थपथपाकर हंस दिए। समिधा के डैड वहां से निकल गए और समिधा को ढूंढने लगे। जब वो उन्हें मिली तो उन्होंने सारी बात समिधा को बताई और जोर से डांटते हुए बोले, 1 साल होने आया शादी को, उस संदीप तक को काबू में करना नहीं आया तुम्हें? अपने सारे सपने पर पानी फेर लिया। संदीप अगर यहीं रहकर व्यापार करेगा तो तुम कैसे मेरी कंपनी को कर्जे से उबार पाओगे? यहाँ के हर बात पर कपूर साहब की नज़र रहती है। पूरा मार्केट उनकी हितैषियों से भरा पड़ा है। यहाँ मैंने अगर कुछ भी गलत तरीके से करने की सोची तो खुद ही मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। वैसे भी ऋषभ और यहाँ आ गया है। तुम्हारे कारण मेरे सारे सपने धरे रह गए। समिधा ने गुस्से से अपने डैड से कहा, ये लेक्चर आप मुझे मत दीजिए। आपके कारण मेरे सपने धरे के धरे रह गए। उनका क्या? ऋषभ से शादी होती तो कितना खुश रहती मैं। उस संदीप से शादी करवा दी और मिला क्या मुझे? आज तक तड़पती हूँ मैं अपने इस फैसले पर। संदीप के साथ जिंदगी नरक है मेरी। सिर्फ वो मुझे यहाँ से बाहर ले जाए इसलिए, और आपकी कंपनी के लिए मैं कुछ कर पाऊँ इसलिए सब सहती रही। अब नहीं होगा मुझसे। घिन आती है जब वो अपने हाथों से मुझे छूता है। नहीं रह सकती मैं ऐसे घुट घुट कर। समिधा के पापा ने उत्तेजित होकर कहा, देखो जो किया वो तुम्हारे भले के लिए किया ताकि तुम राज कर सको। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और हाँ, बेवकूफ़ी में कोई गलती मत कर जाना कि संदीप का भी मन उठ जाए तुमसे। ऋषभ तो अब तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं और संदीप से रिश्ता तोड़ोगी तो सीधा कपूर खानदान के बाहर होगी। ये कहकर वो चले गए। समिधा वहीं बेबसी से खड़ी देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, डैड आपने कब मेरे बारे में सोचा जो मैं आपके बारे में सोचूं? अब मैं जल्द ही अपनी इस तकलीफ का भी हल निकाल कर रहूंगी और इस संदीप से छुटकारा भी पाऊंगी। वहीं पास में ऋषभ एक लड़के के साथ आया और रिया से मिलवाते हुए बोला, रिया इनसे मिलो, ये हैं आकाश, आकांक्षा के होने वाले पति। रिया ने जब देखा तो शॉक्ड रह गई। सामने उसका आकाश ही खड़ा था। अचानक से रिया के मन में वो सारी बातें घूम गईं जो आकाश ने उससे आखिरी मुलाकात में कही थी। तो आकाश जिस आकांक्षा की बात कर रहा था वो ये आकांक्षा है। इस परिवार की सहायता से वो जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा था जिसके लिए उसने रिया को छोड़ दिया। रिया ने बिना किसी भाव के आकाश से हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। ऋषभ फंक्शन में आए और मेहमानों से बात कर रहा था। आकाश ने रिया से कहा, वाह रिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, वो भी ऋषभ की वाइफ के रूप में। तुम तो मुझसे भी आगे निकली। मैं तो सिर्फ सपना देख रहा हूँ इस खानदान में घुसने का। तुमने तो एंट्री भी मार ली। और रिया के पेट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और ये सब भी? तुम तो बहुत शातिर निकली रिया।
रिया ने खुद को संभालते हुए कहा। आकाश, हर किसी को अपनी तरह गिरा हुआ मत समझो। मैं ऋषभ के साथ हूँ क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आकाश ने कहा। हाँ हाँ, मैं भी आकांक्षा से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए ही तो तुम्हें छोड़ा। और रही बात दौलत की, तो वो तुम्हें तो ऋषभ ने ऐसे ही झोली में डालकर गिफ्ट कर दी। मैं भी अपने हिस्से की ले ही लूंगा आकांक्षा का पति बनने के बाद। और हाँ, हमारे बीच जो भी था वो सब मैंने जिस दिन तुम्हें छोड़ा उस दिन ही खत्म कर दिया था। तो अब तुम अपने रास्ते आगे बढ़ो, मैं अपने रास्ते। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। रिया ने आकाश की तरफ देखकर व्यंग से हंसते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। आकाश ने कहा। यही सही भी है। जब हम इस प्रॉपर्टी के कानूनी हकदार बन जाएंगे तो मिलकर पार्टी करेंगे। तब तक दूर रहो मुझसे। ये कहकर आकाश चला गया। समिधा, जो इन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, मुस्कुरा दी और खुद ही मन बोली, मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। आज तो जैकपॉट लग गया मेरे हाथ। अब रिया तो घर से बाहर होगी पक्का। कुछ दिन और जी लेने दो रिया को ये सपने। आज तो मुझे रात को ऋषभ से मिलकर सारे गिले शिकवे दूर करने हैं। अभी सिर्फ उस पर ध्यान देना है। रिया को तो मैं मिनटों में घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपट गया। रिया भी सब लोगों का प्यार पाकर बहुत खुश थी। रात के 10 बजे रिया और ऋषभ दोनों अपने रूम में आ गए। रिया ने आरामदायक कपड़े बदले और बेड पर लेट गई। आज का दिन बहुत उथल पुथल वाला रहा। वो सुबह से बेंगलोर आने के बाद से जो भी घटा उसके बारे में सोच रही थी। ऋषभ भी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया। रिया को यूं ख्यालों में खोया देखकर बोला, रिया, सब ठीक रहा ना प्रोग्राम में? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? रिया ने स्माइल करके कहा, नहीं ऋषभ, सबने मुझे और हमारे बेबी को बहुत आशीर्वाद दिए। मुझे आपके परिवार ने अपना लिया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं तो बस आज सुबह से जो सब कुछ हुआ उसके बारे में ही सोच रही थी। कल रात को मुंबई में इस वक्त हम कितने तनाव में थे और आज सब ठीक है ना? ऋषभ ने रिया को स्माइल देकर कहा, मेरी रिया खुश है, मैं भी इसी बात में खुश हूँ। रिया ने कहा, ऋषभ, मुझे आपको कुछ बताना है। ऋषभ ने उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ बोलो ना। रिया ने कहा, आप आकांक्षा की शादी आकाश से मत करवाइए। ऋषभ रिया के मुंह से ये बात सुनकर चौंक गया और बोला, क्या हुआ रिया? तुम्हें आकाश ने कुछ कहा क्या, या वो तुम्हें ठीक नहीं लगा आकांक्षा के लिए? रिया ने ऋषभ के हाथों को थामकर कहा, ऋषभ, जिस दिन हम पहली बार मिले थे, आपको ध्यान है, मैंने भी आपको बताया था कि उस दिन मुझे किसी ने धोखा दिया था। 3 साल का रिश्ता तोड़कर चला गया था। वो इंसान आकाश ही था। उसने उस दिन मुझे कहा था, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ रिया, पर अपने भविष्य की भी चिंता है मुझे। आकांक्षा का परिवार बहुत पैसे वाला है, राजकुमारी है वो अपने घर की। उसके साथ शादी करूँगा तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। तुम सिर्फ मुझे प्यार दे सकती हो। वो दौलत, वो नाम नहीं जो आकांक्षा के पास है, वो पहले दिन से मेरी ओर खिंचती चली आ रही है। और ऐसा मौका मैं खुद भी छोड़ दूँ तो बेवकूफ़ी होगी। तुम भी जीवन में आगे बढ़ना। यदि तुम्हारा परिवार थोड़ा भी सक्षम होता तो शायद मैं अपने इस प्यार को शादी तक जरूर ले जाता, परंतु तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य है ही नहीं। इन 3 सालों को तुम एक पुरानी याद समझकर भूल जाना और आगे बढ़ना। आज भी आकाश जब मुझे मिला तो उसके वो ही इरादे थे। वो आकांक्षा से सिर्फ दौलत के लिए प्यार का नाटक कर रहा है। रिया की बातें सुनकर ऋषभ सोच में डूब गया। तभी उसके फोन में मैसेज बजा। समिधा उसे घर की छत पर बुला रही थी। उसने रिया से कहा, तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी जाकर आता हूँ। रिया ने कहा, ओके, ध्यान रखिएगा और हाँ, ये अपने साथ ले जाइए। ऋषभ ने कहा, क्या है ये? रिया ने कहा, बाद में बताऊंगी, आप बस अपने साथ ले जाइए। ऋषभ जब छत पर आया तो समिधा वहां झूले में पहले से बैठी थी। ऋषभ का उसे देखकर खून खौल गया। उसने पूछा, क्या बकवास करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? जो बोलना है जल्दी बोलो। समिधा उसके पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, इतना गुस्सा? बाबा बाबा, आओ बैठो तो सही मेरे पास। ऋषभ ने कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जल्दी बोलो,
तुम्हें क्या कहना है? समिधा ने कहा। ऋषभ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हें खा जाऊंगी। क्या हम 5 मिनट शांति से बात नहीं कर सकते? मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। ऋषभ वहां पास में पड़ी चेयर पर बैठ गया और कहा, अब बोलो, मैं सुन रहा हूँ। समिधा ने कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो, और खुद उसके सामने की चेयर पर बैठ गई। फिर खुद भी आराम से कॉफी पीने लगी। ऋषभ अब इरिटेट होने लगा था। उसने गुस्से से कहा, समिधा, क्या तुमने मुझे यहाँ कॉफी पीने बुलाया है? समिधा ने हंसकर कहा, ऋषभ, तुम्हें याद है पहले हर रात हम इसी तरह टेरेस पर कॉफी पिया करते थे? कितने अच्छे दिन थे ना वो। मैं भी कितनी खुश थी तुम्हारे साथ। आज मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। मेरी शादी तुम्हारे भाई से मेरे पापा ने जबरदस्ती करवाई है, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास कपूर प्रॉपर्टी का ज्यादा शेयर है। मैंने बहुत विरोध किया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन पापा की कंपनी बहुत लॉस में चली गई थी। संदीप वापस लंदन जाकर बसना चाहता था। मेरे पापा को लगा कि यही ठीक रहेगा। संदीप एक बार बाहर निकल गया तो उसके जरिए पापा अपनी कंपनी को फिर से ऊपर उठा पाएंगे। इस सब में बलि मेरी चढ़ा दी गई। मैंने खुद आगे होकर संदीप को प्रपोज किया, क्योंकि उस दिन पापा ने अपने सर पर गन रख ली थी कि यदि मैं तैयार नहीं हुई तो वो खुद को मार लेंगे। मुझे मजबूरी में वो सब करना पड़ा। इतना कहकर समिधा फूट फूट कर रोने लगी। ऋषभ को भी उसके लिए बुरा लगा। उसने कहा, समिधा, इतनी सी बात थी तो तुम मुझे एक फोन कर देती। मैं संदीप भैया से कहकर वैसे ही अंकल की कंपनी को हेल्प करवा देता। पापा भी मना नहीं करते। तुम्हें मुझसे एक बार सब बातें करनी तो चाहिए थी। एनीवे, अब जो होना था हो गया है। तुम्हारे लिए मेरे मन में सच में कोई गिला नहीं है। तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। समिधा ने रोते हुए कहा, बहुत आसान है तुम्हारे लिए ये करना ऋषभ। तुम तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ही चुके हो। देखा है मैंने कैसे तुम रिया में पूरी तरह से डूब चुके हो, लेकिन मैं कैसे मूव ऑन करूं? संदीप जब मुझे हाथ भी लगाता है तो मुझे नफरत होती है खुद से। मैंने अपने जीवन में ये अधिकार खुशी से सिर्फ तुम्हें दिया था। किसी और का छूना बर्दाश्त नहीं होता, पर तुम ये बात नहीं समझोगे। आज तुम्हें मैं और एक बात का सच बताना चाहती हूँ। ये पढ़ो। समिधा ने ऋषभ को कुछ पेपर्स दिए। ऋषभ वो पेपर्स पढ़कर पसीना पसीना हो गया। उसने समिधा से कहा, समिधा, ये सब कैसे? समिधा ने कहा, यही सच है ऋषभ, तुम्हारा भाई अधूरा है। वो कभी पिता नहीं बन सकता है। मैं किस हाल में जी रही हूँ तुम्हें क्या पता? पिछले 6 महीने से मम्मी जी पीछे पड़ी हैं बच्चे के लिए। सोचो, उनके कहने पर मैंने एक बार चाइल्ड प्लानिंग से पहले सारे मेडिकल टेस्ट करवाने की सोची कि हम दोनों की शारीरिक जांच हो, सब सही हो तो हम आगे बढ़ें। रिपोर्ट जिस दिन आई उस दिन मैं ही लेने गई थी। मैंने घर आकर सबसे यही कहा कि सब नॉर्मल है। क्या बताती किसी को कि अब ये पूरी जिंदगी मुझे और एक अधूरेपन के साथ जीनी है। मर जाता संदीप और तुम्हारे माँ पापा। हकीकत जानकर किसी को कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें, लेकिन ऋषभ, आज जब रिया के साथ घर आते देखा तो मेरे दिल के सारे नासूर फिर हरे हो गए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन रिया को और तुम्हें खुश देखकर अंदर तक मर गई मैं। मेरा ऋषभ जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, आज मेरी जगह कोई और ले चुका है। रिया ने मेरा इतना अपमान किया, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं बोले। द्वार आरती के समय तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम भी मुझे भाभी कहने लगे, मुझे आशीर्वाद देने को कहने लगे तुम्हारे जोड़े के लिए। किस दिल से आशीर्वाद देती तुम्हें, जबकि मेरा दिल तो तुम्हें उसके साथ देखकर 100 टुकड़े टूट रहा था। दोपहर में मुझे लगा तुम नहाने गए हो, बाहर कपड़े निकले नहीं थे। मुझे लगा रिया नीचे सो चुकी है, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने तुम्हारे कपड़े निकाले। क्या गलत किया, पर इतना अपमानित किया गया मुझे। आज अगर दिन में मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ आने के लिए नहीं मनाती तो तुम कभी भी मेरे हिस्से का सच जानने नहीं आते। समिधा की बातें सुनकर ऋषभ की आंखों से आंसू बह निकले। समिधा ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया।
उसके गले लगकर बोली, ऋषभ मेरी एक गलती थी। मैंने अपने पापा की बात मान ली, उनकी जान की परवाह की। इस एक गलती की सजा क्या मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी? मुझे नहीं चाहिए ये लाइफ। मैं आज यहाँ तुमसे सिर्फ यही सब बताने आई हूँ। इतना कहकर समिधा ने कॉफी टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और अपनी नसें काटने के लिए आगे बढ़ी। ऋषभ ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से छुरी उठाकर फेंक दिया। समिधा रोते हुए ऋषभ के सामने खड़ी थी और बार बार कह रही थी, मुझे नहीं चाहिए ये लाइफ ऋषभ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं क्यों जीऊं और किसके लिए? हर दिन मरने से तो एक दिन की मौत बेहतर है ऋषभ। ऋषभ ने समिधा को गले लगा लिया और बोला, नहीं जियोगी तुम ऐसी लाइफ। आई प्रॉमिस। मैं जरूर से कुछ समाधान सोचूंगा और तुम्हें इन सब से बाहर निकाल लूंगा। तुम बस ऐसी कोई बेवकूफ़ी दोबारा मत करना। तुम्हें बचपन से प्यार किया है मैंने। इस तरह तुम्हें नहीं देख सकता मैं। आज के बाद तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। समिधा ऋषभ की बाहों में मुस्कुरा दी। समिधा ने ऋषभ से कहा, ऋषभ तरस गई थी मैं सुकून के लिए। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ समिधा के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, समिधा तुम भी घर जाओ, मैं भी नीचे जाता हूँ। समिधा ने आंखों में आंसू लाकर कहा, फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हो अपनी रिया के पास? ऋषभ ने बेबसी से कहा, समिधा वो मेरी पत्नी है, शादी की है मैंने उससे, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। समिधा ने रोते हुए कहा, ठीक है जाओ तुम, खुश रहो अपनी रिया के साथ। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि रिया आज भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती है। आज शाम को ही मैंने दोनों को हंस हंस कर बातें करते देखा है। और तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो ऋषभ। रिया और आकाश दोनों मिले हुए हैं। मैंने खुद से उनकी बातें सुनी हैं और तुम ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि रिया के पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्या तुमने टेस्ट करवाया था? समिधा की बात सुनकर ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने समिधा से कहा, मुझे पता है वो बच्चा मेरा ही है। रिया ने मुझे आज आकाश के बारे में सब बताया था और उसने खुद मुझे आकांक्षा की शादी उससे ना करने के लिए कहा। समिधा ने कहा, ऋषभ तुम बहुत भोले हो। रिया कैसे अपने प्रेमी की शादी अपनी आंखों के सामने किसी और से होने दे सकती है? तुमने उन दोनों की बातें नहीं सुनी ना, इसलिए बोल रहे हो। मेरे सामने आकाश ने रिया से कहा था कि एक बार मेरी भी शादी आकांक्षा से हो जाने दो, मैं भी इस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाऊं, फिर हम मिलकर पार्टी करेंगे। ये सुनकर रिया मुस्कुरा दी थी। क्या तुम्हारी रिया ने तुम्हें ये बात नहीं बताई? ऋषभ के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने नामे गर्दन हिलाई। तीर ठीक निशाने पर लगा है। ये बात देखकर समिधा बोली, तुम सच में बहुत भोले और सीधे हो ऋषभ। तुम खुद सोचो, जब आकाश और रिया साथ थे, फिर एक आकांक्षा के पीछे आया और एक तुम्हारे, तुम दोनों पहली बार मिलते ही इतना नजदीक आ गए कि रिया प्रेग्नेंट भी हो गई। उसने तुमसे शादी भी कर ली, तुम्हें अपना कर तुम्हारा दिल भी जीत लिया। ऋषभ तुमसे अलग होकर मेरी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाई। तो क्या रिया भूल सकती है आकाश को? और फिर तुम इतना कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि रिया के पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा ही है? तुमने ना टेस्ट करवाया, सिर्फ अपनी गिल्ट में ये मान लिया और रिया को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। समिधा की बातें सुनकर ऋषभ सोच में पड़ गया। उसने समिधा से कहा, यस यू आर राइट। मैं कल सबसे पहले रिया को डॉक्टर के दिखा के लाता हूँ और पैटर्निटी टेस्ट करवाता हूँ। समिधा ने ऋषभ के गाल पर किस किया और उसे गुड नाइट बोलकर चली गई। ऋषभ नीचे बेडरूम में आया तो रिया जगी हुई थी। उसने मुस्कुराकर ऋषभ को देखा और बोली, बड़ी देर लगा दी भाभी से बात करके आने में। ऋषभ ने उसकी तरफ रूखेपन से देखा और कुछ जवाब नहीं दिया। रिया को ऋषभ का ये व्यवहार बहुत अटपटा लगा। उसने ऋषभ के पास आकर पूछा, ऋषभ एवरीथिंग फाइन? क्या हुआ? आप इतना टेंशन में क्यों हैं? समिधा ने क्या कहा आपसे? ऋषभ ने कहा, रिया ये हम दोनों के बीच की निजी बात थी, तुम सो जाओ। इतनी रात तक जागना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। कल सुबह हमें हॉस्पिटल भी जाना है तुम्हारे चेकअप के लिए। रिया ने गुस्से से ऋषभ से कहा, जिसका पति रात के 12 बजे तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बातें करके आ रहा हो, वो बीबी सो नहीं सकती। और टेबल पर से एक टिश्यू पेपर लिया और ऋषभ के गाल पर से समिधा के लिपस्टिक का मार्क हटाकर बेड पर जाकर लेट गई। ऋषभ को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, पर उसके दिमाग में शक बैठ गया था कि कहीं रिया और आकाश मिलकर उसे धोखा तो नहीं दे रहे।
रिया के पेट में किसका बच्चा है। उसे रिया से जिस रात मिला उस रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ सुबह बेडशीट पर कुछ निशान देखकर उसने ये यकीन कर लिया था कि रिया के साथ उसने ही गलत किया है। और बाद में जब उसे पता पड़ा कि रिया प्रेग्नेंट है, उसने यही माना कि ये बच्चा उसका ही है। इसलिए ही उसने इतनी जल्दबाजी में रिया से शादी कर ली थी। ऋषभ बेड पर आकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। उसने रिया से पूछा कि आज आकाश ने तुम्हें कहा था कि एक बार उसकी शादी भी आकांक्षा से हो जाए, उसे इस घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए, फिर तुम्हारे साथ मिलकर पार्टी करेगा। रिया ऋषभ के मुंह से ये बात सुनकर भौचक थी। उसने कहा, हाँ उसने मुझे ऐसा कहा था। क्यों, क्या हुआ? आपको ये बात कैसे पता? ऋषभ ने रिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने ऋषभ की तरफ मुंह किया और उसे कंधे से पकड़कर बोली, ऋषभ कोई भी बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। क्या बात है? आप क्यों इतना परेशान हो? मुझे बताओ तो हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। मैं आपकी वाइफ होने के साथ साथ आपकी दोस्त भी हूँ ना। बताइए मुझे क्या बात है। ऋषभ ने जब रिया की आंखों में देखा तो उसे अपने लिए सिर्फ प्यार नजर आया। उसका मन किया कि वो रिया को सब बात सच सच बता दे, लेकिन खुद को रोक लिया कि कल पहले मुझे बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाना है, उसी के बाद मैं कुछ बोलूंगा रिया को। उसने रिया से कहा, रिया रात बहुत हो चुकी है, मैं भी थका हूँ, प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ऋषभ फिर से पीठ घुमाकर लेट गया। शादी के बाद आज पहली बार था जब ऋषभ रिया के इतना पास होकर भी इतना दूर था। रिया की आंखें भर आईं। उसने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने तकिए पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ऋषभ सो गया। रिया वॉशरूम जाकर आई तो उसे कुछ याद आया। उसने ऋषभ की जेब से वो डिवाइस निकाला जो उसने छत पर जाते टाइम ऋषभ को दिया था। रिया उसे लेकर स्टडी में आई। उसने डिवाइस को कंप्यूटर पर कनेक्ट किया और हेडफोन लगाकर सुनने लगी। उस डिवाइस में समिधा और ऋषभ के बीच हुई सब बातें रिकॉर्ड हुई थीं। रिया ने ये ऋषभ को उसकी सेफ्टी के लिए दिया था कि यदि समिधा कुछ उल्टा सीधा करे तो ऋषभ के पास उसकी इनोसेंस प्रूफ करने का रास्ता रहे। रिया ने जब रिकॉर्डिंग की बातें सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने आंसू पोंछे और आकर चुपचाप से बेड पर लेट गई। पूरी रात वो जागती रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, समिधा ने कहा किया। उससे तो रिया को कोई और अपेक्षा ही नहीं थी, पर ऋषभ का उसकी बातों में आ जाना और रिया के कैरेक्टर पर शक करना रिया की जान ले रहा था। रिया को लगता था ऋषभ का और उसका रिश्ता विश्वास पर बना है, लेकिन आज उसके मन के सारे वहम टूट गए थे। उसे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी। उसे समझ आ रहा था क्यों ऋषभ उसे कल चेकअप के लिए जाना चाह रहा है। रिया पूरी रात गहराई से सब बातों पर सोचने लगी और अंततः एक निर्णय पर पहुंच गई। अब उसके अंदर का तूफान शांत था। सुबह 7 बजे की अलार्म से जब ऋषभ उठा तो उसने आदत बस रिया को बाहों में भरकर गुड मॉर्निंग किस करना चाहा। तभी उसे कल रात की सारी बातें दिमाग में आ गईं। उसने रिया को एकदम छोड़ दिया और सिर्फ मुंह से गुड मॉर्निंग कहकर उठकर वॉशरूम में चला गया। रिया ऋषभ के अंदर का परिवर्तन महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो चुप थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद ऋषभ तैयार होकर नीचे चला गया। मेड ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। संदीप और समिधा भी वहीं आए थे। रिया जब तैयार होकर नीचे आई तो ऋषभ ने कहा कि रिया तुम समिधा के साथ हॉस्पिटल चली जाना चेकअप के लिए, मैं भाई के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। रिया ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ और संदीप ऑफिस के लिए निकल गए। रिया ऊपर रूम में आई। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया और उन्हें आगे वो क्या करने जा रही है सब बता दिया। उनकी सहमति मिलने के बाद उसने ऋषभ की माँ गीता जी को फोन किया और कहा कि माँ मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। मैं यहाँ का ज़्यादा कुछ नहीं जानती, कौन सा हॉस्पिटल ठीक है या किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है। माँ क्या आप मेरे साथ चलेंगी? उन्होंने कहा हाँ बेटा जरूर से, कितने बजे जाना है बताओ। रिया ने कहा माँ अभी 9 बजे हैं, हम 11 बजे चलें क्या? गीता जी ने हाँ कहा। रिया के रूम पर नॉक हुआ। उसने कौन है पूछा। बाहर से मेड ने कहा छोटी भाभी आपको नीचे बड़ी भाभी बुला रही हैं। रिया ने कहा उनसे कहो मेरे सिर में दर्द है, वो घर चली जाएं, मैं हॉस्पिटल माँ के साथ चली जाऊंगी।
मेड ने नीचे आकर समिधा को रिया की बात दोहरा दी। समिधा मुंह बनाकर वहां से अपने बंगले पर चली आई। नीचे हॉल में ही उसे गीता जी मिल गईं। समिधा ने उनके पास बैठते हुए कहा, माँ, आज रिया के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं ना? गीता जी ने मुस्कुराकर हाँ कहा। समिधा ने भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर कहा, माँ, गैलेक्सी हॉस्पिटल में जो गायनिक डॉक्टर है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, डॉक्टर अदिति कश्यप। क्यों ना रिया के आगे के ट्रीटमेंट के लिए मैं उससे ही बात करूं। कोई अपना जान पहचान का डॉक्टर रहता है तो ज़्यादा भरोसा रहता है। गीता जी ने भी कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं रिया को लेकर डॉक्टर अदिति के ही पास जाऊंगी। तुम भी उसे एक बार फ़ोन कर देना। समिधा ने कहा, जी माँ जी। गीता जी से बात करके समिधा ऊपर अपने रूम में आ गई और आकर उसने अदिति को फ़ोन किया। उसने अदिति को डिटेल में समझाया कि क्या करना है और ये सब जब दोपहर में आ जाए पैटर्निटी टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने तो क्या कहना है। अदिति ने कहा, ओके समिधा, तेरा काम हो जाएगा। वैसे संदीप की झूठी रिपोर्ट का क्या हुआ? तूने दिखाई अभी घर पर या नहीं? समिधा ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं अपने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं चलती, उसके लिए अभी टाइम है। वैसे तेरी दी हुई दवाइयाँ मैं रोज संदीप को दे रही हूँ। जल्दी ही नकली रिपोर्ट असली में बदल जाएगी। तब तक मैं तो रोज कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स ले ही रही हूँ। अदिति ने हंसते हुए कहा, तू भी ना कमाल है। चल मिलते हैं फिर किसी दिन। तेरे पास मेरा अकाउंट नंबर तो है ही, तू वो याद रख। मैं यहाँ का काम और तेरे ऋषभ दोनों को संभाल लूंगी। 11 बजे गीता जी रिया के बंगले पर आ गईं। रिया पहले ही तैयार थी। वो लोग बाहर आए। ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। रिया ने कहा, माँ, मैं ड्राइव करूंगी, आप काका को भेज दीजिए। गीता जी ने कहा, क्यों बेटा, इस हालत में आप क्यों परेशान हो रही हैं? ड्राइवर हमें आराम से ले जाएगा। रिया ने कहा, नहीं माँ, ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात भी करनी है। गीता जी ने हाँ कह दिया। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। रिया ने कहा, माँ, कहाँ जाना है? गीता जी ने उसे गैलेक्सी हॉस्पिटल के लिए कहा। उन्होंने बताया कि समिधा ने वहाँ अपनी फ्रेंड डॉक्टर अदिति कश्यप से बात कर ली है। वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। रिया ने कहा, ओह माँ, मुझे वहाँ पहुँचने से पहले आपको कुछ बताना है। रिया ने एक जगह गाड़ी रोकी और सब बात ऋषभ से वो जिस दिन पहली बार मिली उस दिन से लेकर कल रात तक जो हुआ सब कुछ इन्हें बता दिया। फिर बोली, माँ, मैंने आज मुंबई फ़ोन करके पहले अपनी माँ को भी सब बताया था। उन्हीं का कहना था कि मैं आप पर पूरी तरह भरोसा कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको सब बात सच सच बता दी कि आपको मुझ पर भरोसा है। गीता जी ने रिया की आंखों में देखकर कहा, पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। ऋषभ कोई बच्चा नहीं है जो समिधा की बातों में आ गया। तुम दोनों पति पत्नी हो, उसे भरोसा होना चाहिए था तुम पर। मुझे लगता है कि वो समझदार है, पर उसने आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। रिया ने कहा, माँ, मैंने आपको समिधा की पूरी सच्चाई बता दी ताकि अब आगे क्या करना है उसे लेकर आप फैसला ले सकें। आकाश की भी पूरी बात मैंने ईमानदारी से बता दी ताकि आकांक्षा का जीवन बर्बाद ना हो। अब हम चलें। गीता जी ने कहा, रिया 2 मिनट रुको। उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करके बेंगलोर के एक फेमस गायनोकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया। फिर ऋषभ को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं रिया को जुपिटर हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, आधे घंटे में तुम भी पहुँच जाना वहाँ। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। रिया को उसी हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। रिया ने कहा कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा कि तुम आराम से गाड़ी चलाओ और सब मेरे ऊपर छोड़ दो। थोड़ी देर में रिया और गीता जी हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर सारिका व्यास। गीता जी ने रिसेप्शन पर कहा, 7th फ्लोर मैम। रिया गीता जी 7th फ्लोर पर आ गए। फिर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में ऋषभ आ गया। ऋषभ ने आते ही कहा कि रिया को कंधे से पकड़कर पूछा, सब ठीक है ना बेबी, कैसा है, कुछ हुआ तो नहीं? तुम लोगों को तो गैलेक्सी हॉस्पिटल जाना था ना, फिर एकदम से यहाँ कैसे? सुबह संदीप भैया ने कहा, आज एक इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, मुझे चलना जरूरी है, तो मैंने समिधा से कहा था तुम्हें बेस्ट डॉक्टर को दिखा दे यहाँ के। तो उसने कहा गैलेक्सी हॉस्पिटल में उसकी फ्रेंड अदिति है, वो बेस्ट डॉक्टर है इस फील्ड की। गीता जी ने कहा, ऋषभ, रिया ठीक है और ये बेंगलोर की बेस्ट गायनिक डॉक्टर हैं, इसलिए मैं रिया को लेकर यहाँ आई। जरूरी नहीं है कि हर बात में समिधा की राय सही हो। दूसरी बात,
मेरे होते हुए समिधा को रिया के साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। घर की बड़ी मैं हूँ, समिधा नहीं। और तीसरी बात, आज के बाद कभी समिधा को नाम से मत बोलना। पहले वो भले तुम्हारी क्लासमेट रही हो, लेकिन अब वो रिश्ते में तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी। तो ये बात आज के बाद कभी मत भूलना। रिश्तों की मर्यादा ना रखी जाए तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। ये बात कभी भी उसे संबोधित करने से पहले या बात करने से पहले अब तुम्हारे ख्याल में रहनी चाहिए। ऋषभ एकदम सकपका गया और बोला, जी माँ। गीता जी ने फिर रिया से कहा, रिया तुम रत्ना जी की बेटी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए स्पष्टता जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे के होने से पहले एक बार उसका पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया जाए। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? रिया ने मुस्कुराकर ऋषभ की तरफ देखकर कहा, माँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऋषभ इस पूरे दौरान खामोश रहा। गीता जी ने ऋषभ से पूछा कि वो अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा था और उसका दिल कह रहा था ये सब तमाशा ना किया जाए, पर उसकी माँ वो ही कर रही थी जो वो दिल से जानना चाहता था। तो उसने कहा, माँ वैसे तो मुझे और रिया को इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मुझे ये टेस्ट करवाने में कोई आपत्ति भी नहीं है। गीता जी ने कहा, फिर ठीक है। रिया का पहले डॉक्टर सारिका व्यास से जनरल चेकअप करवाया, फिर ऋषभ और रिया दोनों के ब्लड सैंपल दिए। रिया की सेहत ठीक थी, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं था। गीता जी ने डॉक्टर से पूछा कि पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। डॉक्टर ने बताया, कल शाम तक। रिपोर्ट मैं ऋषभ जी के मेल पर कर दूंगा। गीता जी ने कहा, ठीक है। और फिर रिया और ऋषभ दोनों को बाहर जाने के लिए कहा। फिर डॉक्टर को धन्यवाद दिया और कहा, मैं जानती हूँ आपका हॉस्पिटल बहुत फेमस है और किसी भी तरह के सेफ्टी लैब्स यहाँ नहीं होंगे, फिर भी रिक्वेस्ट है ये सैंपल आपकी निगरानी में ही जांच करवाइएगा। मैं कोई रिस्क नहीं चाहती। डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ सैंपल से कैसी भी छेड़छाड़ संभव नहीं है। गीता जी फिर से डॉक्टर का धन्यवाद कर बाहर आ गईं। बाहर ऋषभ और रिया दोनों सोफे पर चुपचाप बैठे थे। गीता जी ने ऋषभ से कहा, अब ऑफिस जा सकते हो तुम। रिया और मैं घर चले जाएंगे। रास्ते में गीता जी ने रिया से कहा, परसों तुम्हारी सच्चाई साबित हो जाएगी। डोंट वरी बेटा, मैं हूँ आपके साथ। रिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ आपका भरोसा मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। जब ऋषभ को मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ये कहते कहते रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। गीता जी ने रिया का हाथ थपथपा दिया और बोली, औरत को हर कदम पर अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है रिया। रिया ने उनकी आंखों में देखकर कहा, माँ मैं अगर ये अग्नि परीक्षा ना देना चाहूँ तो? ऋषभ ने मुझे प्यार से सिर्फ एक बार सब बात बताकर कहा होता कि रिया तुम्हारे और आकाश के रिश्ते का क्या सच है या मुझे ये टेस्ट करवाना है, शायद थोड़ा दुख होता, लेकिन मेरा भरोसा इस रिश्ते से नहीं उठता। बात समिधा ने क्या कहा उसकी नहीं है, बात ऋषभ ने क्या माना उसकी है। मैंने जब ये सब कुछ हुआ तब भी उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया था, जब प्रेगनेंसी का पता पड़ा तब भी नहीं, शादी के बाद भी कभी उनसे कोई अपेक्षाएं नहीं रखी हैं। हाँ, लेकिन भरोसा जरूर किया था। उन्होंने भी मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी, हमेशा मेरा साथ दिया। उस वक्त भी जब मुझे प्रेगनेंसी का पता पड़ने के बाद मैं बहुत परेशान थी, आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बस एक छोटी सी परेशानी है, वो विश्वास के लायक नहीं है। जिस रिश्ते में विश्वास ही नहीं होगा वो क्या जिंदगी भर चलेगा? गीता जी ने रिया से कहा, रिया अभी तुमने कहा कि ऋषभ ने तुम्हारा उस वक्त साथ दिया जब तुमने उसे जिम्मेदार भी नहीं ठहराया था। बेटा, पति पत्नी का ये जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही कच्चे धागों से बंधा होता है। हमें इसे सींचना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। बहुत से ऐसे थपेड़े जीवन में आते हैं जो हमारे रिश्तों की नींव हिला देते हैं, लेकिन उनसे हम कमजोर नहीं पड़ते और मजबूती से इन धागों को बांधते हैं ताकि तूफान के झोंकों से ये रिश्ते टूट ना जाएं। अगर तुम्हें अग्नि परीक्षा नहीं देनी तो मत दो, हम अभी डॉक्टर से फ़ोन करके मना कर देंगे सैंपल प्रोसेस करने से। लेकिन आज जिस तरह समिधा ने ऋषभ के मन में शक का बीज बोया है,
कल कोई और भी यही कोशिश फिर से करेगा। समस्या जहाँ से शुरू हुई, उसे वहीं जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए आगे से कोई तुम पर उँगली ना उठा सके, ये कदम उठाना ज़रूरी था। रिया ने कहा, माँ, मेरे मन के अंदर अभी बहुत शोर है, बहुत से प्रश्न हैं जो मेरे इस पत्नी शब्द के अस्तित्व पर आकर अटक गए हैं। मुझे कुछ वक्त दीजिए इन हालातों को समझने के लिए और संभलने के लिए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।